हाय फ्रेंड, आज मैं सुनाऊंगी माँ बेटे की दिल को छू लेने वाली एक स्टोरी। तो आज की स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। शादी से घर की रौनक ही कुछ और हो जाती है। कल तक इस घर में मात्र हम तीन प्राणी थे, मैं, धीरज और दर्श। धीरज और दर्श के ऑफिस चले जाने के बाद घर में मुझे काट खाने को दौड़ता था। समय काटे नहीं करता था और अब 4 दिनों से हालत यह है कि मुझे घड़ी की तरफ आंख उठाने का मौका भी नहीं मिल रहा है। इकलौते बेटे की शादी में माँ को सांस लेने की फुर्सत मिली भी तो कैसे। कल से मेहमान एक एक कर रवाना होने शुरू हो जाएंगे और 2 ही दिनों में घर पुनः खाली हो जाएगा। लेकिन मुझे अब खालीपन कभी नहीं घेरेगा। घर में नौ बधू जो आ गई है, उसके संग बातें करते काम करते अब तो मेरा दिन मज़े से कटेगा। एक तरफ घर में नववधू के आने का एहसास मुझे गुदगुदा रहा था तो दूसरी ओर कुछ चिंताएं भी घेर रही थी। अपने बेटे दर्श के प्रति जितना मेरा झुकाव है उतना ही उसका मेरे प्रति लगाव है। मम्मा मम्मा करते जुबान नहीं थकती उसकी। घर में जितने सदस्य हैं उतने ही नौकर हैं, फिर भी अपने हाथों से उसके सभी काम करने से ही मुझे संतुष्टि मिलती है। हम माँ बेटे का यह आपसी लाड़ प्यार नई बहू नेहा को भी उसी तरह खटकने ना लग जाए जिस तरह मुझे धीरज और उसकी माँ का लाड़ प्यार खटकने लगा था। कहाँ तो मैं सोच रही थी कि शादी की थकान के कारण पलंग पर लेटते ही नींद के आगोश में समा जाऊंगी, लेकिन यहाँ तो स्मृतियों के ताने बाने ने मेरी नींद को कहीं दूर पटक दिया था। पास ही खर्राटे लेते धीरज को देखकर मुझे ईर्ष्या हो रही थी। पुरुष गृहस्थी में रहते हुए भी कितना निर्लिप्त जीवन जी सकता है। न किसी को कोई अतिरिक्त मोह और न भावनाओं से कोई अतिरेक ज्वार। दुनिया भर की संवेदनाएं तो मानो स्त्रियों के लिए ही बनी है, जिसकी दुख में भी आंखें बरस पड़ती है और सुख में भी। जनवरी की सर्द रात अपने पूरे यौवन पर थी। 4 दिन शादी की गहमा गहमी में मैं इस ठंड को महसूस नहीं कर सकी। आज काम से कुछ राहत मिली तो सर्दी की तीव्रता का एहसास हुआ। मैं कंबल में और अंदर दुबक गई, लेकिन कंबल में दुबकने से भी इंसान स्मृतियों के शिकंजे से तो मुक्त नहीं हो सकता। विगत का एक एक दृश्य मेरी आंखों के सामने ऐसे घूम रहा था मानो कल की ही घटना हो। तुम्हें तो हर काम माँ जी से पूछकर या बताकर ही करने की आदत हो गई है। माँ का लाडला, माँ का लाडला, ओ माँ का लाडला। मेरे कमरे के बाहर यह गुजरती माँ जी के कानों में ये शब्द हथौड़े की भांति गूंज उठे। धीरज उनका इकलौता लाडला बेटा है, जिसकी भलैया लेते हुए थकती नहीं थी। बेटे को पालने में उन्होंने अपना पूरा ममत्व उड़ेल कर रख दिया था। धीरज ने भी उन्हें निराश नहीं किया। माँ के सब अरमान पूरे करना वे अपना पहला कर्तव्य समझते थे। अपनी बहू यानी मुझसे भी माँ जी को कोई शिकायत न थी। दरअसल बेटे से उनका जुड़ाव इतना गहरा था कि उससे जुड़ी हर चीज उन्हें प्रिय थी, फिर चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। इसलिए धीरज का रुमाल भी उन्हें उतना ही प्रिय था जितना कि उसका बेटा या बीवी। लेकिन यही माँ जी से भूल हो गई। वे भूल गई कि बीवी में संवेदनाएं होती है, वह रुमाल की तरह भाव शून्य नहीं होती। अपने अंध मोह में उन्होंने कभी यह जानने की चेष्टा नहीं की कि मैं उनके इस पुत्र मोह को पसंद करती हूँ। नहीं, इसलिए उस दिन मेरा धीरज
को माँ का लाडला कहकर संबोधित करना उन्हें गहरा मानसिक आघात पहुंच गया। लेकिन उससे भी यह अधिक आश्चर्य हुआ था कि उन्हें धीरज की प्रतिक्रिया सुनकर, कमान मीरा डार्लिंग, मेरे लिए तुम भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो जितनी कि माँ। पर क्या करूं डियर, तुम्हारी बात मानता हूँ तो जोरू का गुलाम कहलाऊंगा और माँ की मानता हूँ तो माँ का लाडला। अपनी जिंदगी तो भैया अब ऐसे त्रिशंकु की तरह लटकते हुए ही गुजर जाएगी। यह कहते हुए वे ऑफिस निकल गए थे। लेकिन माँ जी तो गहरी सोच में डूब गई थी। इतने बड़े आक्षेप को इतने हल्के से ले जा रहा था उनका बेटा, बिल्कुल अपने बाप पर गया है। उन्हें भी हर बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देने की आदत है। धीरज भला क्या खाक माँ की मानता है? उसके बाप तो पूरे श्रवण कुमार थे। अपनी माँ यानी मेरी सास के सामने आंख ऊपर तक नहीं करते थे। रात को 2 घंटे नियम से माँ का पाँव दबाते थे। घर में सास का हुक्म पत्थर की लकीर होता था। वे बेचारी दबी जुबान से कभी पति को कुछ कहती तो वे भी उनकी बात इसी तरह मजाक में उड़ा देते जैसे आज धीरज ने उड़ाई है। यदि उनके कारण धीरज की हालत त्रिशंकु की तरह हो गई है तो ठीक है, वे अब से उससे कोई अपेक्षा नहीं रखेगी, उससे एक दूरी बनाकर रखेगी ताकि उस बेचारे को बहू के ताने न झेलने पड़े। उस दिन के बाद से माँ जी ने अपने आप को पूरी तरह से बदल लिया था। बापूजी के 3 बंदरों को उन्होंने स्वयं में आत्मसात कर लिया था। न कुछ बोलना, न कुछ सुनना और न कुछ देखना। एक दिन मैं अपने धीरज किसी रिश्तेदार की शादी में जाने के लिए घर से निकल रहे थे। माँ जी ने पहले ही तबीयत ठीक न होने का बहाना कर साथ चलने से इनकार कर दिया था। पिताजी शादी समारोह से वैसे ही दूर रहते थे। मैं अपने मेकअप को अंतिम टच दे रही थी कि धीरज की आवाज़ सुनाई दी। वे माँ जी से पूछ रहे थे कि शादी में कितने रुपए लगाने हैं। माँ जी ने तमकर जवाब दिया था, इतनी छोटी छोटी बातें मुझसे पूछने की आवश्यकता नहीं है। जो तुम्हें और मीरा को उचित लगे वैसा ही कर लिया करो। माँ का यह रूप धीरज के लिए नया था। वे वहां से हट गए। समाचार देखते ही पिता ने भी एक क्षण को नजरें उठाकर माँ की ओर देखा, फिर न जाने क्यों सोचकर पुनः टीवी देखने लगे। लेकिन मुझे लग गया कि हो न हो माँ जी ने उस दिन का हमारा वार्तालाप सुन लिया है और अब वे चोट खाई समर्पणी की तरह बदला लेने पर उतारू है। एक बार तो मैं डर गई, लेकिन फिर सोचा अच्छा ही है कि चोट खाकर माँ जी अपने केचुल में सिमट रही है। मैं क्यों उनकी परवाह करूं? मैंने कुछ गलत थोड़ी ही कहा था। उसके बाद भी कुछ मौके ऐसे आए तब धीरज ने माँ जी से कुछ पूछना चाहा और माँ जी ने उन्हें झिझक दिया। तब से धीरज माँ जी से कतराने लगे और हर बात में मुझसे सलाह मशविरा करने लगे। शायद मेरा अहम यही चाह रहा था, लेकिन बेटे पर अपना अधिकार खंडित होते देख माँ जी कुंठित रहने लगी थी। यह कुंठा समय असमय झल्लाहट बनकर उनके सीने से निकल पड़ती। मामा जी के पोते के मुंडन संस्कार के समय ऐसा ही हुआ था। एकलौती बहन होने के कारण माँ जी और संग में पिताजी को समारोह में जल्दी पहुंचना था। तय हुआ कि मैं धीरज के ऑफिस से आने के बाद उनके संग पहुंचूंगी। पोते से स्वाभाविक जुड़ाव के कारण माँ जी दर्श से अपने संग चलने का आग्रह किया, लेकिन उसने यह कहकर इनकार कर दिया कि वह अपनी मम्मी के संग आएगा। दोस्तों, वीडियो की दूसरा पार्ट भाग 2 में आएगा। यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए बाय बाय।